हेलो। तो आज के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लाइव क्लास में हम लोग ग्रामर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी वैसे प्रश्नों को आज हम शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अर्थात यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। इस वीडियो में आपको ग्रामर के टॉप 10 क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे, यदि किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन सेंटेंसों को समझते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा 21, क्योंकि हम लोगों ने 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। तो 21 हमारा क्वेश्चन है, द पेशेंट हैड डेड डैश द इंजरी। क्या है? इंजरी। ठीक है। पेशेंट का मतलब क्या होता है? तो पेशेंट का मतलब हो गया रोगी, डेड का मतलब हो गया मृत्यु होना या फिर मर जाना। ठीक है। और इंजरी का मतलब क्या होता है? घायल होना या फिर चोट लग जाना। ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन क्या है? तो ये चारों ऑप्शन जो है वो कहलाता है प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रीपोजिशन दिए गए हैं उसमें से एक सही प्रीपोजिशन का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन हमारा है बाय, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम और चौथा ऑप्शन है विथ। तो चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? यानी द पेशेंट डेड डैश द इंजरी। ठीक है। तो देखिए, डेड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रयोग क्या करेंगे? वहाँ हम प्रयोग करेंगे ऑफ का। यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफ। यानी द पेशेंट डेड ऑफ द इंजरी, यानी रोगी जो है वह इंजरी से मर गया। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑफ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल नाउ। क्या है? फिर से रिपीट करते हैं, दे डैश प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब खेलना, फुटबॉल नाउ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है वाज, तीसरा ऑप्शन है आर और चौथा ऑप्शन है वेर। यानी 4 ऑप्शन जो है आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि आपने ग्रामर को सही ढंग से पढ़ा है, यदि आपने ग्रामर को सीखा है तो निश्चित ही आप इस प्रश्न का जवाब जो है वो दे पाएंगे, अन्यथा कभी नहीं दे सकते। तो चलिए आपको यहाँ बता दें कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउ का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? तो नाउ का मतलब होता है अब या फिर अभी। ठीक है। तो जब भी आप सेंटेंस में नाउ वर्ड अगर दिया गया है या किसी भी सेंटेंस में यदि आप नाउ वर्ड को देख लेते हैं तो समझ जाइए कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है कि हमें सब्जेक्ट के साथ में लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर। यानी तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को आपको लगाना होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या लगेगा? उसके बाद लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ का मतलब हो गया ING वाला,
यानी किसी वर्ब के अंत में यदि आईएनजी लगा हुआ है, यानी जैसे कि गोइंग, कमिंग, ईटिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, तो ऐसे जो वर्ब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब फोर। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका लगेगा इज, एम, आर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी यदि सब्जेक्ट आपका ही है, सी है या कोई इट है तो फिर आपका इज ऑप्शन होगा। यदि यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो एम होगा, और यदि आई और ही और सी के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है? दे। तो दे के साथ हम इज तो लगा सकते नहीं है, क्या लगेगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, आर, यानी दे के साथ हम आर लगाएंगे। वाज, वेयर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी कहा था कि आप हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर, इसी तीनों में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वाज और वेयर जो है ये होता है पास्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर, यानी दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। मतलब क्या हो गया? कि वे लोग अभी फुटबॉल खेल रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए सेंटेंस देखते हैं 23 हमारा क्वेश्चन है, ही इज टू वीक डैश वॉक। ही इज टू वीक डैश वॉक। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है दैट, चौथा ऑप्शन है सो, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? ही इज टू वीक डैश वॉक। तो क्या आपके अनुसार क्या यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, दैट हो सकता है या फिर सो हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। क्या होगा? 2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस में हम क्या प्रयोग करते हैं? तो 2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब क्या हो गया? कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, है ना, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो इस तरह का सेंटेंस जो है अपने ग्रामर में पढ़ा होगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस को आपने रिमूव टू, यदि आपने रिमूव टू पढ़ा है तो रिमूव टू में आपने ऐसे सेंटेंस को देखा होगा जहाँ पे रिमूव टू बनाया जाता है। यानी जब ऐसे सेंटेंसों को रिमूव टू बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, यानी वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 24, आई सो हिम डैश इन द पार्क। आई सो हिम डैश इन द पार्क। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है प्लेड, प्लेइंग, प्ले या फिर प्लेज। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, प्लेड, प्लेइंग, प्ले या फिर प्लेज। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, है ना। राइट ऑप्शन क्या होगा? आई सो हिम, मैंने उसे देखा, डैश द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लेइंग, प्लेइंग इन द पार्क, मतलब पार्क में खेलते हुए। आई सो हिम प्लेइंग इन द पार्क, यानी मैंने उन्हें या फिर उसे, है ना। हिम का मतलब क्या होता है? तो हिम का हम यहाँ पे हिंदी उसे या फिर उन्हें ले सकते हैं, लेकिन एक वचन में, है ना। यहाँ पे हम उन लोगों का सेंस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिम लिखा हुआ है जो कि ही का ऑब्जेक्ट होगा, है ना। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, यानी
मैंने पार्क में खेलते हुए उन्हें या फिर उसे देखा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका हो गया राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। सी वर्क्स हार्डर डैश हर ब्रदर। सी वर्क्स हार्डर डैश हर ब्रदर। देन टू या फिर फ्रॉम। ठीक है, देन टू फ्रॉम, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का है। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा डिग्री में जो है वो 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और डिग्री का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें किसी भी चीज़ की तुलना करना हो, यानी कंपेयर करना हो। तो जब हम एक वस्तु की या फिर एक इंसान की दूसरे इंसान से जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम डिग्री का प्रयोग करेंगे। यानी यदि एक व्यक्ति है तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, यदि एक से अधिक व्यक्ति है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और अगर एक भी व्यक्ति नहीं दिया गया है, सिर्फ एक ही आदमी है, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी वर्क्स हार्डर डैश हर ब्रदर, और यहाँ पर देखिए ब्रदर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही भाई है, एक से अधिक भाई यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पर ब्रदर से लिखा रहता तो हम समझ जाते हैं कि उसके जो है एक से अधिक भाई हैं। अर्थात यहाँ पे एक व्यक्ति से तुलना किया जा रहा है, किसका? तो सी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा? तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी देन का मतलब क्या होता है? देन का मतलब होता है से, यानी सी वर्क्स हार्डर देन हर ब्रदर, यानी वह अपने भाई से कठिन कार्य करती है। यानी वह क्या करती है? अपने भाई से ज़्यादा कठिन कार्य करती है। तो यहाँ पे देन होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि यहाँ देखिए THEN देन, ये भी देन वाला ऑप्शन है, लेकिन इस देन और इस देन में अंतर है। इसमें THEN लिखा हुआ है जबकि इसमें THAN लिखा हुआ है। तो THAN वाला ही आपको ऑप्शन जो है वो चूज करना है, किसमें? डिग्री में। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए डॉर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए, सॉरी डोर नहीं, डॉक्टर। तो वन ऑफ माई फ्रेंड डैश ए डॉक्टर। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है आर, वेयर, इज और हैव। तो ऐसे सेंटेंस जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिसमें से 95% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो कि प्लुरल है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आर लगेगा या फिर वेयर लगेगा, जबकि ये दोनों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही क्या है? गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो फिर राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इज, है ना। यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, यानी मेरे दोस्तों में से एक जो है वो डॉक्टर है। यानी मेरे जो दोस्त हैं, दोस्त तो कई हैं, है ना, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर लिखा गया है क्या? फ्रेंड्स, यानी दोस्त यहाँ पे कई है मेरे, लेकिन उनमें से केवल एक ही जो दोस्त है वो डॉक्टर है। सारे दोस्त जो है वो डॉक्टर नहीं है, सिर्फ एक है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सेंटेंस में क्या लिखा गया? वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मेरे दोस्तों में से एक। तो जब एक है इसलिए आप यहाँ पर प्रयोग क्या करेंगे? इज का। तो आपका आर और वेयर और है वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 हमारा है द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम।
ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। अब ऑप्शन क्या है, इन, ऑन, एट और बाय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, यानी यहाँ पे जो भी प्रीपोजिशन दिए गए हैं, राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, क्या इन टाइम होगा, ऑन टाइम होगा, एट टाइम होगा या फिर बाय टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन, यानी द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, यानी जो ट्रेन है वह समय पर पहुंची। हम यहाँ पर इनका भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन है वो टाइम पे, यानी जो उसका टाइम है वो एक्यूरेट टाइम पर पहुंची है ना। अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि समय से कुछ देर पहले या समय के कुछ देर बाद ट्रेन वहाँ पहुंची है। ऐसी अवस्था में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई समय पर कार्य होता है, एक्यूरेट टाइम पे कार्य होता है, तो फिर आप वहाँ पे ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, आने वाली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है कि ही वाज पनिश्ड बिकॉज ही डैश लेट, है ना। ही वाज पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब क्या हुआ, सजा देना, बिकॉज क्योंकि, ही डैश लेट। ठीक है, तो इतना बड़ा जो है वो सेंटेंस आपके सामने रहेगा एग्जाम में, और 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दिए रहेंगे। क्या क्या ऑप्शन आपके सामने है, कम्स, कम, केम और कमिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ही वाज पनिश्ड लिखा गया है, यानी उसे सजा दी गई, है ना, उसे सजा दी गई बिकॉज क्योंकि, ही केम लेट क्योंकि वह देर से आया। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाज का प्रयोग हुआ है, और वाज का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, और पास्ट टेंस में मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आप यहाँ पे कम्स, कम या फिर कमिंग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो होगा केम। केम क्यों, क्योंकि कम का यह सेकेंड फॉर्म है, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए आप यहाँ पे केम जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा, लेकिन जो ट्रेन है वो जा चुकी थी, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, देन, व्हेन, देन, सो, देन, व्हेन, देन और सो। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे और इस तरह के आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। तो यदि आपने ग्रामर से इसे नहीं कवर किया है तो फिर आपके लिए यह क्वेश्चन जो है वो सिर दर्द बन सकता है। तो इसलिए आपको ग्रामर को सही ढंग से और उसकी बारीकियों को समझना होगा। यानी जब तक आप ग्रामर के सारे रूल्स को, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को आप नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आप ग्रामर को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए वैसा को बता दें कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन, यानी हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, यानी मुश्किल से जब मैं स्टेशन पर पहुंचा जब ट्रेन जा चुकी थी। यानी ट्रेन चली गई लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा, और जैसे पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 की ओर। सी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू।
शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश मीटिंग यू। ऑप्शन क्या है? 2, 4, 8 और विथ, है ना। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, है ना। 2 भी है हमारे सामने, 4 ही है, 8 है और विथ भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2, यानी शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, यानी वह जो है क्या कर रही थी? तो लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, टू मीटिंग यू, यानी मीटिंग के लिए जो है वो आगे जा रही थी या फिर देख रही थी मीटिंग को, है ना। चलिए, तो उम्मीद है कि ये जो 10 टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताया गया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आने वाले नेक्स्ट डे में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, यानी आपका जो है कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में चेंजिंग किया जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।